Good evening. I welcome you all in the next session of our physics class. जो हमारा चल रहा है 9th क्लास का उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली कंटिन्यू करेंगे अगर फ्रॉम एयर क्लास तो चैप्टर 10 है बट मतलब एयर क्लास नहीं सॉरी क्योंकि आपको पता ही चुका लास्ट टाइम कि साइंस की पूरी बुक डाउनलोड होती है और उसमें केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स तीनों मिक्स होता है तो उस अकॉर्डिंगली हमारा चैप्टर 10 है बट ओनली फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ओके, अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूं व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण वो होता है जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ अपनी और चीजों को खींचता है जिस ताकत से, तो उस ताकत को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। बस यही है। तो चैप्टर आप शुरू करते हैं। चैप्टर 8 और 9 में हम पढ़ चुके हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन, जिससे हमारी गति होती है जो बल। वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन, जिससे हम स्पीड चेंज करते हैं डायरेक्शन, तो उसके लिए हमें चाहिए फोर्स of motion of an object. So we have always observed that an object dropped from a height, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट से गिराएं towards the earth, तो we know that all the planets go around the sun. ठीक, हम सब जानते हैं कि प्लैनेट सारे किसकी तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ। चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन सारे केसेस में कुछ कोई तो फोर्स होगा जो इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है। So the planets and the moon, Isaac Newton could grasp that some force is responsible for all these, and this is called as the gravitational force. Okay, तो इस चैप्टर हम वही से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। So we know that the moon goes around the earth. An object when thrown upwards, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं रीचेज अ सर्टेन, कुछ हाइट तक पहुंचना है और उसके बाद नीचे गिर जाता है जमीन पे। पता ही है, ये कहा था वेयर न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ट्री, जब उन्होंने एप्पल की डिस्कवरी की थी। ओके, the fall of the the fall of the apple made न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग दैट कि भाई ये अर्थ ने अट्रैक्ट क्यों किया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों है वगैरह वगैरह। ठीक, तो यही एक सोच थी जो जो न्यूटन को ले गई डिस्कवरी करने के लिए किसका, ग्रेविटेशन का। Is the force the same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. ऐसे घूमता रहता है, ऐसे सीधी रेखा में नहीं जाता। So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. मतलब अगर हम कुछ ऐसे उछाले तो नीचे आ जाती है, बट अर्थ के चारों तरफ मून भी तो घूम रहा है ना, वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। अब उसके बारे में देखो, उनको दिमाग में आया ये आइडिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग। चलो, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, ये इसका बता रहा है। ठीक है, ऊपर जो बंदा कर रहा है, स्ट्रोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, थर्ड थ्रेड मतलब धागा रिलीज करने से पहले, द स्टोन मूव्स करता है कहाँ पे, इन अ सर्कुलर पाथ, आपको पता है, विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। उसकी डायरेक्शन हर समय चेंज होती है, जिससे क्या होता है पे उसमें एक्सीलरेशन होता है। ठीक, द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, बता चुका हूँ। The force that cause करता है this acceleration keeps the body moving along the circular path is getting acting towards the center, and that is why called it centripetal force, यानी कि the force जो आपको सेंटर की तरफ झुका के रखता है। ठीक, आपने देखा होगा जैसे मान लो ये रोड है, आप इधर से स्पीड से जा रहे हो, लेकिन अब आप जब मुड़ते हो ना तो आप थोड़ा टिल्ट हो जाते हो। ठीक, इस इसकी तरफ मुड़ जाते हो, इस साइड में थोड़ा तिरछे होकर और स्लो स्पीड में निकलते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को बैलेंस चाहिए, आप गिर ना जाओगे। आप सीधे मुड़ाओगे तो आप गिर जाओगे। तो जिस जैसे आप मुड़ते हो ना, तो आप करते हो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आप सेंटर की तरफ मुड़ते हो। उसका ये सेंटर है ना ये, तो ऐसे इधर मुड़ोगे आप। ओके, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल आपने सुना होगा, हिंदी वालों को पता हूं मैं, तो उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अपकेंद्रीय, एक होता है अभिकेंद्रीय। तो ये है अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला, और अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर। तो ये था द स्टोन फ्लाइज ऑफ, अगर हमने धागे छोड़ दें तो पत्थर उड़ जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंट क्या है, ये देखो, ये सर्कल है हमारा। अगर हमने इसको सडन मान लो यहाँ पे छोड़ दिया, तो इट विल गो लाइक दिस एंड लाइक दिस इन एनी डायरेक्शन पर्टिकुलरली। अगर ऐसे रोटेट करें तो ऐसे जाएगा, तो ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा।
तो एक स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल. स्ट्रेट लाइन ABC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट B. यहाँ पर ये उसका टेंजेंट है. So the motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. हमारे चंद्रमा घूमता है अर्थ के चारों तरफ किस वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. ठीक, if there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. अगर फोर्स नहीं होता तो मून भी स्ट्रेट लाइन करता मोशन. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? जैसे कि इसमें बता रहा है कि एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? हाँ भाई करता है, बट एप्पल की उतनी औकात नहीं कि वो अर्थ को अट्रैक्ट कर पाए, तो इसलिए वो इसकी तरफ खिंच जाता है. बस यही है और कुछ नहीं. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द फोर्थ, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. So the mass of an apple is negligibly smaller compared to that of the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the some argument for why the earth does not move towards the moon. तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. अरे प्लैनेट्स किसके? सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं. So why arguing the same way we can say that there exists a force between the sun and the planets. So from the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in universe attract each other. Very very important statement कि all objects in the universe एक दूसरे को attract करते हैं. This force of attraction between objects is called the gravitational force. Very very important. और that ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर यहाँ पे कोई मिट्टी का कण पड़ा हुआ है, अगर आप खड़े हो तो तुम्हारे बीच में भी अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ओके, ध्यान रखना. अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक. तो जैसे बताया कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of the two objects. कुछ नहीं है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज योर F समानुपात 1/d स्क्वायर. और फाइनली ये बनेगा F इज इक्वल टू G. G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा. ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा आगे. 6.67 इंटू 10⁻11 ऐसा भी कुछ है. और M मतलब दो चीजों के बीच में लगेगा ना, तो दोनों चीजों का जो मास होगा ना, उनके बीच जो लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन है वो, और उनके बीच का डिस्टेंस है ओ स्क्वायर. तो जो फॉर्मूला हमारे को याद रखना है ग्रेविटेशन का, दैट इज योर F बराबर G M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, या d स्क्वायर बोल सकते हो क्योंकि r और d एक ही बात है, डिस्टेंस बोल सकते हो. ठीक, तो ये फॉर्मूला आप रख लो. दैट इज अबाउट योर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, बस. अब देखो, आइजैक न्यूटन was born in Wolfspear near Greenland. He is generally regarded as the most original and influential theorist in the history of science. He was born in a poor farming family. He was not good at farming. He was sent to study at Cambridge University. ठीक है, अब 1665 में प्लेग ब्रोक आउट हो गया तो कैम्ब्रिज एंड सो न्यूटन टुक अ ईयर ऑफ. तो इट वाज ड्यूरिंग दिस ईयर दैट द इंसिडेंट ऑफ दैट एप्पल फॉलिंग ऑन हिम हैज सेड टू हैव अकर्ड. जब प्लेग आया था, मतलब जब महामारी शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे ये इनके साथ इंसिडेंट हो गया था, सेब वाला. So this incident prompted Newton to explore the possibility of connecting gravity with the force जो keep करता है the moon in its orbit. So this led him to the universal law of gravitation. It is remarkable that many great scientists before him knew of gravity but failed to realize it. Okay, so make sure gentlemen, there are many things आपके आसपास में हो रही होंगी but you are not observing them. Someone who is going to observe one day and he will make that thing, realize it, and will create something different special on with that, and you will say यार ये तो मैं भी देखता था but कभी ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज को. So keep your observation very high. Okay, watch like an eagle. Okay, so Newton formulated the well-known laws of motion. He worked on theories of light and color. Very important. न्यूटन ने थ्योरी ऑफ लाइट एंड कलर पे भी वर्क किया था. He designed an astronomical telescope to carry out astronomical observations. Newton was also a great mathematician. He invented a new branch of mathematics जिसको बोलते हैं calculus. Very important, याद रखना, न्यूटन ने ही हमारे कैलकुलस को डिस्कवर किया है. He used it to prove that for objects outside a sphere of uniform density, the sphere behaves as if the whole of its mass is concentrated at its center. उन्होंने ये कहा
कि किसी वस्तु का जो भी मास है वो बीचों बीच उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है. Newton transformed the structure of physical science with his three laws of motion and the universal law of gravitation. Okay, as the keystone of the scientific revolution of the 17th century, Newton's work combined the contributions of Copernicus, Kepler, and Galileo and others into a new powerful synthesis. It is remarkable that though the gravitational theory could not be verified at that time, उस time verify नहीं हो सकी थी, there was hardly any doubt about its correctness. This is because Newton based his theory on sound scientific reasoning and backed it with mathematics. So this made the theory simple and elegant. These qualities are now recognized as essential requirements of a good scientific theory. ठीक, यहाँ पर उन्होंने वो दे रखा है. हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल. छोड़ो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये. उसी फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक, अब हमें यहाँ से पढ़ना है हमारे को ये इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. जैसे कि the force that binds us to the earth. ओके, एक फोर्स है जो हमको हमारी अर्थ से जुड़ा रखता है. सेकंड है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. ठीक, ये इंपॉर्टेंस है. अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस. थर्ड है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. एंड फोर्थ हमारा द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. ये हमारी मान लो अर्थ है, पृथ्वी, ये मान लो और सन है, और इधर मान लो मून है. तो मून अपनी तरफ, जब क्योंकि बहुत सारा ओशन पानी भी है, तो मून भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सन भी अट्रैक्ट करेगा. तो थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा? निम्न ज्वार आएगा, यानी कि नीप टाइड. लेकिन अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए, अगर मून भी इधर हो जाए, ये इधर पुल करेगा, ये उधर पुल करेगा, या फिर ये अर्थ है, इधर मून हो जाए और इधर ही सन हो जाए, तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वार, और इधर आ जाएगा नीप, यहाँ पे भाटा आ जाएगा. जहाँ पे पानी चला जाता है वहाँ ज्वार, जहाँ से जाता है वहाँ पे भाटा, और जहाँ पर जाता है वहाँ ज्वार आता है. खैर ये मैं आपको ज्योग्राफी में समझाऊंगा, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ. तो टाइड जो उठते हैं ना, ड्यू टू द मून एंड द सन, क्योंकि वो घूमते रहते हैं और टाइड उठते रहते हैं. फ्री फॉल यहाँ पे दे रखा है. तो फ्री फॉल क्या है कि कोई चीज को अपने अपने छत पे गए, खड़े होकर हमने गिरा दिया, तो फ्री फॉल की अवस्था में जो गिर रही है वो फ्री फॉल है. तो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट. अपनी तरफ अर्थ प्रत्येक चीज को, ऑब्जेक्ट्स को टू अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है. सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक, whenever object fall towards the earth, जब भी ऑब्जेक्ट कोई अर्थ की तरफ गिरता है, अंडर दिस फोर्स, इस फोर्स के अलाउंड सिर्फ, so we said that objects are in free fall. Is there any change in the velocity of falling objects? Yes. जैसे जैसे वो नीचे बढ़ता जाता है उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है. ठीक, अगर हम आपको आसमान से गिराएंगे तो आप धीरे 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 स्पीड पकड़ते जाओगे. आप अपने मास के इक्वल स्पीड पकड़ोगे टिल द टाइम जब आप अर्थ पे पहुंच के टपाक हो जाओगे. ओके, तो while there is no change in the direction, आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा of the object, but due to the earth's attraction there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. So whenever an object falls toward the earth की तरफ जब वो गिरता है, यानी acceleration involve होता है, तो this acceleration is due to the earth का gravitational force, and therefore this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the earth. ठीक, या फिर acceleration due to gravity. It is denoted by the g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतनी स्पीड, एक सेकंड में आप 9.8 मीटर स्पीड इसे पकड़ोगे आप. ओके, we know from the second law of motion that force is the product of the mass and acceleration. F बराबर ma, m mass, a acceleration, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स. So let the mass of the stone is activity to 10.2. We already know that there is acceleration involved in falling objects due to the gravitational force, and is denoted by g. Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the. कुछ नहीं है, कहानी है. ठीक, अर्थ एक नॉ परफेक्ट स्फीयर नहीं है. एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज होती है फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अर्थ ये अर्थ है हमारी, ऐसी स्फीयर नहीं है, हमें पता है. तो एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, यहाँ पर रेडियस आर की वैल्यू कम है, और ये हमारे इक्वेटर है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू ज्यादा है.
ठीक। सो द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स, जहां आर की वैल्यू कम होती है, अब जी की वैल्यू वहां पे ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो पोल्स पे हमारी जी की वैल्यू ज्यादा होती है और हमारे इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाइट पे जब हम जाएंगे, ऑल्टीट्यूड पे जब हम जाएंगे, तो हमारे जी की वैल्यू घटेगी, बस याद रखो और कुछ नहीं चाहिए। मान लो अगर आप हिमालय पे जा रहे हो तो आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे लिखा होगा we can take g to be more or less constant or near the earth, but for objects far from the earth, जो ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर है, the acceleration due to gravitational force of the earth is given by, देखो यहाँ पे दे रखा होगा ये फार्मूला, motion of objects under the influence of gravitational force of the earth। तो इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, वो कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। we know that an object experience करता है acceleration during the free fall, ठीक है। so this acceleration experienced by an object is independent of its mass, this means that all objects hollow या solid big और बड़े, मतलब खोखले हो, सॉलिड हो, बड़े हो, छोटे हो, शुड फॉल एट द सेम रेट। अगर हमारे अर्थ पे अगर हवा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जैसे मान लो स्पेस का एग्जांपल, तो स्पेस में कोई भी चीज आप गिराओगे, फिर चाहे एक तरफ ट्रक को गिरा दो, एक तरफ खुद को गिरा दो, आप दोनों एक जगह पे सेम टाइम पे पहुंचोगे, क्योंकि वहां कोई स्पेस नहीं है। ठीक, सॉरी, कोई मीडियम नहीं है जिसमें आप ट्रेवल करोगे। लेकिन हमारे अर्थ पे मीडियम हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसमें जो भारी होगा वो अपने मास के बराबर स्पीड से आएगा, जो हल्का होगा वो धीरे धीरे आएगा। एक आप जैसे चिड़िया के पंखों को गिराओ और एक तरफ आप खुद को गिराओ, गिराना नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ, तो पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली आप पहुंचोगे, हर चीज में आगे रहते हो। ऑलराइट, तो according to a story, Galileo dropped different objects from the top of the Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same. As g is constant near the Earth, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects become valid with acceleration are replaced by g। बस उन्होंने एक ही जगह g कर दिया और कुछ नहीं किया, b बराबर u प्लस at की जगह b बराबर u प्लस gt कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, क्योंकि एक्सीलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से, तो इसलिए एक ही जगह पे g कर दिया। बाकी जो हमारे तीन फॉर्मूला थे ना मोशन के, b बराबर u प्लस at, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो इन सब में एक ही जगह जी कर दो आप, तो बी बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। फॉर्मूला देख लो बाकी, और आपको कुछ नहीं करना। मास और वेट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मास आप ध्यान रखो हमारा कांस्टेंट रहेगा और वेट हमारा वेरी करेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ओके, सो वी हैव आल्सो लर्नड दैट, ये क्वेश्चन पूछाएगा कि इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, मास। वी हैव आल्सो लर्नड दैट ग्रेटर द मास, जितना मास ज्यादा होगा द ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक, कि अगर एक एक ईंट है, उसका इनर्शिया कम है तो आप उसको इजीली उठा सकते हो, और अगर उसी ईंट की जगह पे एक ट्रक खड़ा कर दिया जाए, आप उसको उठा पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो उसका अपनी जगह पे जड़े रहने की ज्यादा पावर है, तो इसलिए उनकी उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक, यही बता रहा है। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस, thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. We know that the earth attracts every object with a certain force and this force depend करता है on the mass। समझ गए आप? ये ध्यान रखना, मास हमारा कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। Of the object and acceleration due to gravity, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth। weight of an object क्या है? जिसके वेट एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द अर्थ। एफ बराबर एम है, तो पता चुका मैं आपको, एफ बराबर एम जी। अब जहाँ ग्रेविटेशन एरिया आएगा वहाँ पे एम जी हो जाएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ कितना होगा मून पे? तो यहाँ पे अगर मान लो आप 60 किलो के हो, तो वहां पे आप 1/6 रह जाओगे, यानी कि 60/6, यानी कि आप 10 किलो रह जाओगे, बस वही है। इंपॉर्टेंट है 1/6 अर्थ का 1/6 है। सो वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स, जिस फोर्स से विच द अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ।
attracts the object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which जिस फोर्स से मून अपने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे हम मून लाइक वेट आपका, ठीक। द मास ऑफ द मून इज लेस, क्योंकि चंद्रमा का मास कम है देन दैट ऑफ अर्थ से, तो ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स करता है लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, ये फॉर्मूला W/G/mm/r², इतना कुछ है नहीं। अब यहाँ पे ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो, आप लिख लो उसमें कॉपी में कि अर्थ का जो मास है वो है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम में है ये। मून का कितना है 7.36 × 10⁻22, तो ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली अर्थ का है, ठीक। अर्थ का रेडियस कितना है 6.37 × 10⁻6 मीटर, रेडियस समझते हो ना, त्रिज्या, ठीक। और मून की कितनी है 1.74 × 10⁻6, तो ज्यादा किसकी? ऑब्वियसली अर्थ की ज्यादा है। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स वाला दे रखे हैं बढ़ने। ये देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन? एक ऊंट डेजर्ट में कैसे इजीली रन कर लेता है? व्हाई एन आर्मी टैंक वेलिंग इतना वजन होने के बावजूद भी 1000 टन्स का रेस्ट करता है अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन, एक चेन पे तो चलता है ना हमारा टैंक। व्हाई अ ट्रक और अ मोटर बस हैज मच वाइडर टायर्स, क्यों होते हैं? व्हाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एज? In order to address these questions and understand the phenomena, it helps to introduce the concepts. Concept कौन सा देखो? Concept of the net force in a particular direction called thrust. Net force in a particular direction is उसको बोलते हैं thrust. And the force per unit area जो हम लगाएंगे उसको बोलेंगे हम pressure acting on the object connected. अब इसको देखो नहीं समझाते। If you wish to fix a poster on a bulletin board, okay, as shown in figure 1.3. So to do this task you will have to press drawing pins, यहाँ पे आपको pins लगानी पड़ेंगी, ठीक। with your thumb, अंगूठे से। So you apply a force on the surface area of the head of the pin, आप पिन की हेड पे आप सरफेस एरिया पे आप उसको प्रेस करोगे। So this force is directly perpendicular to the surface area of the board. So this force acts on a smaller area at the tip of the pin and इससे इजीली चला जाएगा। सिचुएशन 2 है, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, अगर आप कहीं गीली मिट्टी पे खड़े हो, योर अगर मतलब रेत पे अगर आप खड़े हो तो आपके पैर धंसने लगेंगे, और अगर उसी रेत पे अगर आप लेट जाओ तो आपके पैर नहीं धंसेंगे। इसके रिलेटेड एक PYQ आया था हमारे CDS में, क्या था कि दलदल समझते हो ना, दलदली जमीन यहाँ पे होती है, लेक्स वगैरह का एरिया होता है जो, तो वहां पर हम हमारे पैर धंसने लगते हैं। तो दलदल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप खड़े होकर पार कर सकते हो, तैर के पार सकते हो, लेट के, या फिर कैसे करके। तो उसमें सबसे बेटर ऑप्शन है कि लेट के। क्यों? आपका एक हमारा फॉर्मूला है ना, F वन अपॉन, नीचे दे रखा होगा, हाँ सॉरी F नहीं है, P इज इक्वल टू है F/A। या फिर अगर हम F कांस्टेंट करते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, तो कांस्टेंट आएगा तो 1/A जाएगा। P फॉर प्रेशर, दाब, और A फॉर एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो अगर आप क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर कम पड़ेगा। वही केस है ना कि दलदल में अगर आप लेट रहे हो तो आपका एरिया ज्यादा बढ़ गया ना, अब एरिया बढ़ गया तो नीचे आप प्रेशर कम डालोगे ना, प्रेशर कम डालोगे तो ऊपर ही रहोगे। लेकिन अगर आप खड़े हो गए, अगर आप खड़े हो गए दोनों टांगों पे, तो आपका एरिया जो है ना, क्षेत्रफल, वो कम हो गया, जो इतना था वो सिर्फ इतना ही रह गया। अब आप प्रेशर नीचे ज्यादा डाल दोगे ना, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो P समानुपात 1/A, pressure is indirectly proportional to 1/A. You have learned that weight is the force actually vertically downwards. Weight क्या है? जो downwards की तरफ force है kind of, ठीक। Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. यही मैं बता चुका हूँ आपको, जिन्होंने यहाँ पे कहानी में ले रखा है, ठीक है। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. So जब आप स्टैंड होते हो लूज स्टैंड पे, the force that is the weight of your body is acting on the equal area to the, ठीक है, वो मैं कहानी बता चुका हूँ। P बराबर F/A, ये रख लेना और कुछ नहीं चाहिए। इसको समझ लो कि जहां आपका प्रेशर ज्यादा तो नीचे वाली चीज कम हो जाएगी, अगर नीचे वाली चीज ज्यादा है तो ऊपर वाली चीज कम हो जाएगी। बस इतनी चीज है, कुछ नहीं।
यहाँ पे देखो, जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊँ, इसका एरिया ज़्यादा है या इसका, ऑब्वियसली इसका एरिया ज़्यादा है, तो हमें इसको हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्यों, इसका एरिया ज़्यादा है। अब यहाँ पे इसका एरिया कम है, ठीक, एरिया कम तो प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और उसका एरिया सॉरी ज़्यादा है तो उसका प्रेशर हमें कम लगाना पड़ेगा। उल्टा हो गया क्या? इन्होंने इसे रिलेटेड वो दिए होंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक, छोड़ो, हमारे लिए उतना है नहीं कुछ। Thus, the same force acting on a smaller area exerts a large pressure. आप छोटी जगह पे लगाओगे तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, एंड अ स्मॉलर प्रेशर ऑन अ लार्जर एरिया। दिस इज द रीजन व्हाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, नीव्स हैव अ शार्प एज, एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन। क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारी बिल्डिंग नीचे चौड़ी होती है, फिर पतली होती चली जाती है ऊपर ऊपर, ठीक। प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड है, आपको पता है, हमें पता है लिक्विड तो फ्लूइड है, बट गैस भी फ्लूइड है। कैसे? एलपीजी, a solid exerts pressure on a surface due to its weight. Similarly, fluid have weight and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are filled enclosed. तो प्रेशर एग्जिट करता है इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन में होता है हमारा प्रेशर, डालता है हमारा वेट, वो क्या, लिक्विड। वॉयंसी, इसको बोलते हैं उत्प्लावनता, हिंदी वालों को जानते होंगे इसको। वॉयंसी मैं आपको हिंदी मतलब ऐसे बेसिक समझा दूं, ये वो होती है कि अगर आप तालाब में कूदे, अच्छा आपने नाव अगर तालाब में डाली तो नाव ने जितना पानी हटाया, ठीक, उतना पानी क्या हो जाएगा, कि नाव ने ज्यादा पानी हटाया तो नाव तैर जाएगी, नाव ने कम पानी हटाया तो नाव डूब जाएगी। कैसे? आपको बताता हूँ। हैव यू एवर हर्ड अ स्विम हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? जब आप तैरते हो आपको हल्का फूल फील होता है, ठीक है। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेट वेल एंड फेल्ट दैट अ बकेट ऑफ, मतलब जब आप पानी भरी हुई बाल्टी, जब पानी में पड़ी रहती पूरी बाल्टी, जब भरी हुई है पानी पड़ी हुई तो हल्की लगेगी, लेकिन जब आप उसको खींचोगे पानी बाहर निकलते हैं आपको भारी लगेगी ना। तो ये सब क्या है वो बताता हूँ। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट करती है ऑन द बोतल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द बोतल इज पुल्ड डाउनवर्ड, बट द वाटर एग्जिट करता है एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल, thus the bottle is pushed upwards. So we have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, the upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. Therefore, it rises when released. मैं आपको ये सिंपल वर्ड्स अभी समझाता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। टू कीप द बॉटल completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. So this can be achieved by an externally applied force acting downwards. This force must be at least be equal to the difference between the upward force and the weight of the bottle. बताऊंगा सब कहानी क्या है। The upward force exerted by the water on the bottle is known as upthrust or buoyant force. In fact, all objects experience करते हैं force of buoyancy when they are immersed in a fluid. The magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid. बस क्या है, पानी है, अगर आप पानी को नीचे दबाओगे तो पानी भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स आपको पानी ऊपर लगाएगा उसको बोलेंगे बायंस फोर्स। अगर आपका वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो आप डूब जाओगे, अगर आपका फोर्स कम है, बायंसी फोर्स ज्यादा हो गया तो आप तैर जाओगे। इतनी कहानी, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंस फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्यों? अगर फ्लूइड कैसा हमारा पारा, आपने नाम सुना ना HG, बहुत ज्यादा डेंसिटी उसकी होती है ना, तो उस पे आप जैसे पानी में पैर रखोगे आप डूब जाओगे, लेकिन जब आप पारे पे पैर रखोगे ना भाई साहब आप ऊपर चलोगे। तो क्या है भाई, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, पारे की डेंसिटी यानी कि घनापन, वो पारा बहुत ज्यादा घना है, इसलिए आपकी डेंसिटी कम है, आप ऊपर चल सकते हो, पारे के ऊपर खड़ा हो सकते हो, ठीक। द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू द अर्थ ऑन द वन। ये उन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द, अच्छा देखो, कॉर्क फ्लोट करती है व्हाइल द नेल सिंक्स, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी, सब बताऊंगा, छोड़ो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कौन सा वाला, हमारी एक बोट है, ठीक,
ये हमारी बोट है, ये पानी है, ठीक, और ये बड़ा सा जहाज है, ठीक, और ये हमारी एक पतली सी पिन। अगर हम इसको डालेंगे तो ये पूरी डूब जाएगी, ये हमारा ऊपर तैरेगा, क्यों? ये हमारा है इसका आयतन, ठीक, यानी कि वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम किसका कम है? हमारी कील का। इसका वॉल्यूम कम है यानी कि इसकी डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी उसकी अपोजिट होती है, तो उसका डेंसिटी यानी कि कम होगी। जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसका डेंसिटी कम है वो चीज तैर जाएगी। आप बस एक ऐसे याद रख लो कि चूंकि मैंने भी ऐसे याद किया था कि भाई मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। मैंने एक दिन एग्जाम्पल बनाया कि एक नाव है, उसकी आयतन ज्यादा होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्योंकि ज्यादा चीजें मत समझो, एक चीज समझ जाओ उससे आप सब रिलेट कर जाओगे। वॉल्यूम इसका ज्यादा है और ये चीज तैर रही है, ठीक। आपको ये पता लगा कि नाव तैरती है, हमें पता है, और क्यों तैरती है? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है। अब वॉल्यूम ज्यादा है और वॉल्यूम का उल्टा होता है हमारे डेंसिटी। डेंसिटी आप भले याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम याद रख लो, वॉल्यूम का उल्टा कर देना। अगर वॉल्यूम ज्यादा है यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम है तो वो चीज तैर जाएगी। कील है, उसका वॉल्यूम हमारा बहुत कम है, वॉल्यूम कम है, इसके इनडायरेक्टली होता है हमारा डेंसिटी, तो इसका हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जिसका घनत्व तो ज्यादा हो गया तो वो चीज हमारी डूब जाएगी। बताऊं अभी आपको, पीछे मैंने आपको जो भी करा रहा था ना एग्जाम्पल, याद आया कुछ? कि अगर पानी, अब इसको कंपेयर कर देते हैं, बोलो कि भाई अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो आप तैर जाओगे। तो समझ में आया यहाँ से? बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, क्या है बताता हूँ आपको, देखो। You will find that the illumination of the string or the reading of the balance decrease होता है as the stone is gradually lowered in the water. However, no further change. ये तो उन्होंने ये एक एक्टिविटी कराई थी, उसका उन्होंने वो दे रहा है एक्सप्लेनेशन। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि when a body is immersed fully, कोई भी बॉडी को जब पूरा या completely या फिर थोड़ा डुबाया जाता है पानी में, तो ये एक्सपीरियंस करता है an upward force, कि एक कोई फोर्स अपवर्ड इसकी तरफ लगाया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो जितना पानी वो फ्लूइड को मतलब मतलब डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, उसी के इक्वल फोर्स महसूस करता है। So now can you explain why a further decrease in illumination of the string was not? चल छोड़ो। आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने after noticing that the water in a bathtub overflowed, he discovered the principle subsequently named after him. After noticing that a water in a bathtub overflowed when he stepped into, जैसे ही वो बाथटब में घुसे तो उनका पानी बाहर निकला, तो ही रैन थ्रू द स्ट्रीट्स, चिल्लाते हुए भाई गलियों में दौड़ गए, यूरेका, भाई कपड़े पहन लिए थे नहीं, विच मीन्स आई हैव गॉट इट। यूरेका वर्ड है, उसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट, ग्रीक वर्ड है। So this knowledge helped him to determine the purity of the gold in the crown made for the king. कैसे? अब देखो वो कैसे उन्होंने चेक की होगी, ये पानी है हमारा, ये क्राउन मालो बना हुआ है किंग के लिए, ठीक। अगर ये प्योर गोल्ड का होगा यानी कि इसकी डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। अब डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका वॉल्यूम को पता है ना कैसा होगा? कम होगा। और वॉल्यूम कम होगा तो वो चीज डूब जाएगी। अगर ये क्राउन प्योर गोल्ड का होगा तो डूब जाएगा, और अगर इम्प्योर गोल्ड का होगा तो ऊपर तैरने लगेगा। तो पता लग जाता था कि भाई असली कौन सा है और नकली कौन सा है, तो यही उन्होंने डिस्कवर किया था। So his work in the field of geometry and mechanics made him famous. His understanding of levers, pulleys, wheels वगैरह वगैरह रोमन आर्मी में बहुत हेल्प की थी। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल हैज मेनी एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स बनते हैं इससे, एंड सबमरीन लैक्टोमीटर्स व्हिच आर यूज्ड टू determine the purity of a sample of the milk, and hydrometers used for determining the density of a liquid are used based on the principle. Relative density क्या होती है? As you know, the density of a substance is defined as mass of a unit volume. ठीक, so the unit of density is kilogram per meter cube. किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
बस ये याद रख लो, कुछ नहीं, लिक्विड की। The density of a given substance under the specified conditions remains the same. Therefore, the density of a substance is one of its characteristics properties. It is different for different substances. For example, the density of gold कितनी है? 19,300 मीटर 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गॉट दैट? एंड वाटर की हमारे कम है डेंसिटी, तो इसीलिए तो ये हमारा डूब जाता है 1000 किलोग्राम meter cube. So the density of a given sample of a substance can help us to determine its purity. It is often convenient to express density of a substance in comparison with that of water. The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. बस फॉर्मूला ये है कि भाई रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की कितनी घनत्व है, उसके बदले पानी में कितना घनत्व है। बस ये आप याद रखो, कुछ उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको पता लग जाएगी। जैसे इसमें देखा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी है? 10.8। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 10,000 किलोग्राम मीटर क्यूब। आपको निकालनी है डेंसिटी ऑफ सिल्वर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी होगी? तो ऊपर रखो 10.8, नीचे इनटू मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें क्या दे रखी है? रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है इन्होंने हमको रिलेटिव डेंसिटी दे ही रखी है। उसके बराबर होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सिल्वर बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें ये निकालनी है, तो ये निकालनी है तो इसको इधर लाएंगे, ये इधर जाएगा तो बन जाएगा ds बराबर dw इंटू रिलेटिव डेंसिटी। हमें ये दोनों मान दे रखे हैं, इनका वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट दैट? तो अभी तक हमारा चैप्टर खत्म है। इसमें हमने पढ़ा क्या क्या, हमने क्या क्या सीखा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप पढ़ लिया करो। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आर स्क्वायर पे डी स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, them. The law applies to object anywhere in the universe. Such a law is said to be universal law. Gravitation is a weak force unless large masses are involved. The force of gravity decrease करता है हाइट। देखो मैंने बताया था ना, हाइट पे जब आप जाओगे तो आपका ग्रेविटी घटेगा। ओके, ध्यान रखना। It also varies on the surface of the earth, decreasing from pole to the equator. आपको पता है ना, यहाँ पर G और यहाँ पर G, यहाँ पे R कम है लेकिन G की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर R ज्यादा है लेकिन इक्वेटर पे हमारी G की वैल्यू कम रहती है। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? The weight of the body is the force with which the earth attract it. ठीक, weight is equal क्या है? Product of mass and acceleration, W बराबर mg। The weight may vary from place to place but the mass stays constant। आपको बताया था ना, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है बट आपका वेट बार बदलता रहता है। All object experience करते हैं a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. Objects having density less than that of the liquid, जिनकी डेंसिटी कम है वो पानी में डूब जाएंगे। Float on surface of the liquid if the density of the object is more than the density of the liquid. अगर पानी की लिक्विड से ज्यादा आपकी डेंसिटी है तो आप पानी में इमर्स नहीं होंगे। Objects having density less than that of liquid, लिक्विड से अगर आपकी डेंसिटी कम है, ठीक है, और अगर उसमें डाल देते तो फ्लोट ऑन द, हाँ, अगर आपकी डेंसिटी कम है यानी कि आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आप तैर जाओगे, उल्टा बोल दिया। ठीक, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है यानी कि उसका वॉल्यूम कम है, यानी कि वो चीजें सिंक हो जाएंगी, यानी कि डूब जाएंगी। कोई डाउट हो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट करो। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। जो फॉर्मूले में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो आप करते रहो। फॉर्मूले बस आप याद रखो, उनका वैल्यू याद रखो। बेसिक बस आपने मल्टीप्लाई करना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं आता, क्योंकि 9th 10th मुझे पता है यार, साइंस इज समथिंग हर कोई नहीं पढ़ता ना यार, यू नो, तो वो बहुत बेसिक क्वेश्चन देते हैं और लेट इतने बेसिक होते हैं, अगर साइंस वाला बंदा है तो मतलब हंसते हुए कर देगा इनको। एंड ऐसे ही तुम्हारे लिए भी कुछ बेनिफिशियल अगर यू आर फ्रॉम आर्ट साइड, ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक वगैरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप हंसते हुए करोगे, और उसमें साइंस वाला होता हुआ करेगा, बस यही डिफरेंस है, बट जो कर लेगा वो अच्छा जाएगा। तो यार देखते हैं इसको अगले वीडियो में खत्म करेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर को। सो ध्यान रखो अपना, रिवीजन करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।